केंद्र सरकार को एक छोटा सा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। झटका क्या है आपको बताते हैं। झटका ये है कि इनको अब 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। किस पर? सीएए पर। और एक सुनवाई होगी 9 अप्रैल को। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है। सीएए कानून के तहत जो इनके द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 2014 तक आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देनी है और इसमें मुसलमानों को बाहर रखा गया है। इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिनके बारे में हम लगातार आपको अपडेट करते रहते थे। और आज सुबह में ही हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने ये बताया था कि जो विदेशी मीडिया है, जो विश्व की मीडिया है, भारत से बाहर की मीडिया है, उसने सीएए के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया था कि मुस्लिम विरोधी कानून है, इन सारी चीज़ों का किस प्रकार से एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने खंडन किया है। और एक और हमने वीडियो किया हुआ था जिनमें अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा इन सारी चीज़ों पर जवाब दिए गए थे और सब कुछ डिटेल में हमने आपको बताया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं पड़ी थी, उन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और इन्हें 9 अप्रैल को फिर से दोबारा सुनवाई होगी और करीब 3 हफ्ते, मान के चलिए 20 से 21 दिनों का इनको समय दिया है कि आप अपना जवाब दीजिए। सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे और सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने क्या क्या दलीलें दी, क्या बातें की, उनको भी हम अपने साथ इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि हमारे भारत की जो सबसे सर्वोच्च प्रणाली न्यायपालिका है उसके द्वारा उसके अंदर किस प्रकार से बहस होती है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। साथ ही साथ इंडियन जुडिशरी का मामला है तो बहुत ही ध्यान से आप इसको सुनेगा। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं पीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं 19 मार्च यानी कि आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई की है और इन याचिकाओं में 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है और केंद्र सरकार की ओर से वहां पर उपस्थित रहे एसजी का मतलब होता है सॉलिसिटर जनरल। तो हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल कौन है भारत सरकार के? तुषार मेहता। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है और बार बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो एसजी है। एसजी कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। तो इस समय केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, ठीक है। तो इनसे 4 हफ्ते में 3 से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का समय भी दिया है, ठीक है। इन्होंने 4 हफ्ते का समय मांगा, ठीक है। इन्होंने जवाब दाखिल करते हुए ये कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने कहा कि मुझे 4 हफ्ते का समय दीजिए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते नहीं 1 हफ्ता माइनस करते हुए 3 हफ्ते का समय दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को बांधने की कोशिश करा है कि ये ज़्यादा उड़े ना। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, वो लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर बहुत सारे कड़े रुख लेते हैं और जो सोशल मीडिया है उसमें ये चलता है कि डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमती नहीं, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। दोनों संवैधानिक पदों पर है, दोनों के अपने उत्तरदायित्व हैं और भले ही उनके बीच में पर्सनली अच्छे व्यवहार हों, लेकिन जब वो संवैधानिक पद पे होते हैं तो वो संविधान के हिसाब से और भारत की न्याय व्यवस्था को लोगों के अंदर ऐसा ना हो कि लोकतंत्र नहीं है, जैसा कि बार बार आरोप लगता है भारत में कि लोकतंत्र मर गया है, सरकार की इशारे पर कोर्ट काम करता है। तो आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून को लेकर भारत सरकार दम मारती है कि हम किसी भी हाल में इसको लागू करेंगे, उसी पर जवाब भी मांग लिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक्ट किसी भी सिटीजनशिप का मतलब किसी भी सिटीजन का हक नहीं छीन रहा है, यानी कि किसी भी नागरिक के हक को नहीं छीना जा रहा है, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है। 2014 से पहले देश में आए लोगों को ही नागरिकता दी जा रही है, उसके बाद आए किसी नए शरणार्थी को नहीं दी जा रही है। याचिकाकर्ताओं की बात करें तो याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे, देश के जाने माने वकील नेता, कांग्रेस नेता है कपिल सिब्बल, इन्होंने कहा कि केंद्र के जवाब देने तक नई नागरिकता नहीं दे जाए। ऐसा कुछ होता है तो हम फिर कोर्ट आएंगे, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि जितनी भी नागरिकताओं की पेंडिंग में एप्लीकेशन आए हुए हैं, किसी को नागरिकता नहीं दी जाए और जब तक कोर्ट क्लियर ना हो जाए, कोर्ट में जवाब ना आ जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने कहा कि हम यही हैं, केंद्र सरकार को स्टे पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक समय दिया जाता है, उस पर 8 अप्रैल तक एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। इस तरह हम 9 अप्रैल को सुनवाई से पहले जरूरी बातों को सुन लेंगे। असम और त्रिपुरा से जुड़ी याचिकाओं में अलग अलग नोट दिए जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ऐसा हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जब तक हम बातें नहीं सुन लेंगे तब तक कुछ करेंगे नहीं। केंद्र ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, नागरिकता संशोधन कानून लागू होने का नोटिफिकेशन जो है 21 मार्च 2024 को जारी किया था, जबकि
की अगर बात करें कानून की, तो ये 2019 में ही आ गया था। इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। साथ ही साथ इसके खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया, असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद और जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, साथ ही साथ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इन सारे लोगों ने, और भी कई सारी याचिकाएं हैं, हमने बताया कि 200 से ज़्यादा याचिकाएं हैं, उन सभी ने लगभग 237 याचिकाओं पर सुनवाई की गई। आज की जो सुनवाई थी 237 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण नाम बताए जो बड़े याचिका करता है। तो इन सारी चीज़ों की पूरी डिस्कशन वहाँ पर हुई थी। पहले आपको बता देते हैं, हम कोर्ट के अंदर की कार्रवाई आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं उनको किस बात के लिए डराया जा रहा है कि सीए लागू हो जाएगा तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपकी नागरिकता चल जाएगी। जबकि सीए के बारे में हमने बहुत डिटेल में कई बार बताया हुआ है, और जब भी हम सीए का मुद्दा लेके आते हैं या उस पर कोई टॉपिक लेके आते हैं तो उसमें सीए के पूरे डिटेल पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस बार भी हम चर्चा करेंगे और आपको बता दे रहे हैं कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। ये भारत के नागरिकों पर लागू ही नहीं होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 2019 में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद सभी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। शरणार्थी का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश के नहीं है, जो दूसरे देश के हैं, जैसे जिनके लिए बना है, मैं उन देशों की बात करता हूँ। बाकी किसी भी देश में कोई प्रताड़ित होता है, जब दूसरे देश में जाता है, उसे शरणार्थी कहा जाता है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों 1947 के बाद एक ही था। बाद में इन दोनों में विवाद उत्पन्न होता है और फिर उसके बाद एक बांग्लादेश नया देश बनता है। जैसे 1947 में भारत से विवाद करके पाकिस्तान एक नया देश बना था, उसी प्रकार से पाकिस्तान से विवाद हुआ तो बांग्लादेश एक नया देश बन गया। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत 1947 से पहले तीनों एक ही देश के रूप में थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया को ये बताया था कि आप लोगों को पहले भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। आप लोगों के अनुसार तो भारत का कभी विभाजन ही नहीं हुआ है, इसलिए पहले भारत के आज़ादी के इतिहास को पढ़िए, 1947 के बारे में जानिए, उससे पहले के बारे में जानिए, फिर सीएए के बारे में आप करिए। और इसीलिए सरकार कह रही है कि जो 1947 में छूट चुके थे, हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, ईसाई थे, इन सारे लोगों को हम वापस लाने के लिए ये कानून बना रहे हैं, क्योंकि वो उस समय दंगे फसाद के बीच में फंसे हुए थे। और साफ साफ ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को इसलिए नहीं लाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र हैं, इसलिए उन्हें धार्मिक आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। और सीएए जो है वो धार्मिक आधार से प्रताड़ित और जो वहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं, जो वहाँ से रिफ्यूज एक तरह से भाग के भारत चले आए हैं, उन हिंदुओं को हम, और 6 और कम्युनिटी जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हैं, सिर्फ गैर मुस्लिमों को दिया जाएगा, मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका अपना इस्लामिक राष्ट्र है, तो उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता है, इसलिए उनको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर हैं। इसमें भारत के जो मुसलमान हैं या भारत का कोई भी नागरिक है, उसके ऊपर ये एक्ट लागू ही नहीं होता है। फिर भी हमारे देश के जो विरोधी पक्ष में नेता बैठे हुए हैं, वो सिर्फ पॉलिटिक्स का गेम खेलने के लिए, कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक साधने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी हुए, कांग्रेस पार्टी हुई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हुई या पश्चिम बंगाल हुआ, ये मतलब जितने भी हैं, कश्मीर में जितनी पार्टियाँ, यानी कि एनडीए गठबंधन के अलावा जो इंडी गठबंधन है वो सीएए के खिलाफ में है। तो सीएए से मेरी तरफ से अगर आप, मुझे थोड़ा सा विश्वास भी हुआ है मेरे बातों पर, तो सीएए भारतीय नागरिक पर लागू ही नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुसार जिन्हें नागरिकता पहले से प्राप्त है उन पर लागू ही नहीं होता है। ये भारत से बाहर के लोगों पर लागू होता है, ठीक है। वो उन 3 देशों पे, जिन 3 देशों के लिए कानून बनाया गया। अगर आप सोचें कि कोई नेपाल से आकर इस तरीके से डायरेक्ट नागरिकता मांगे तो उसे नहीं मिलेगा, जबकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, फिर भी नागरिकता नहीं मिलेगा, क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र है और नेपाल हिंदू राष्ट्र होने की वजह से वहाँ हिंदुओं का शोषण नहीं हो सकता है, ऐसा मान्यता है सरकार की, ठीक है। तो ये जो कानून था 2019 में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उस समय कहा था, जब इसको लाया गया था, कि नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद सभी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाया जाएगा। और सीएए के नाम पर इसीलिए डराया जा रहा है कि अगर भारत में सीएए लागू हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी अगर फिर से सरकार में आती है तो एनआरसी करवाएगी। इसका मतलब नेशनल रजिस्टर, यानी कि भारत का जो एक तरह से देश का रजिस्टर होगा, उसमें ये होगा कि भारत में कितने लोग रहते हैं, भारत के किस समुदाय के कितने लोग रहते हैं,
उनका धर्म क्या है और कितने लोग हैं। तो इस प्रकार से एनआरसी होगा एक तरह से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसको कहा जा रहा है कि भारत के जो नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर होगा। इसका मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको थोड़ा सा ठेठ भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके घर में रजिस्टर होता है, और छोड़िए राशन कार्ड की बात करते हैं, आपके घर में राशन कार्ड होगा, तो राशन कार्ड में जितने घर में सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों के नाम लिखे होते हैं, चाहे वो बालिग हो नाबालिग हो। तो उससे क्या होता है, सरकार उसी हिसाब से आपको राशन देती है, ठीक है। और अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो बात करते हैं, जैसे आप मान लीजिए मार्केट से कोई सामान लाते हैं तो हर बार उसका हिसाब लगाते हैं, हर महीने का आप बही खाता, एक तरह से इसे एक बही खाता समझ सकते हैं कि भारत के कितने लोग रहते हैं, इन सारे लोगों के बारे में चीज़ें हैं, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। हमें स्टूडेंट के अलावा अदर लोग भी सुनते हैं जो सिर्फ यहाँ पर समझने के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी हम ये चीज़ें इस प्रकार से करते हैं। और जो छात्र हैं वो तो भाई समझ ही जाएंगे क्योंकि वो रोज़ ही इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। या जो एस्पिरेंट है यूपीएससी लेवल के हैं तो उनको तो सिर्फ नाम ही लोगे एनआरसी, तो उनको तो पता है, क्योंकि भैया देश के राजा बनने का सपना देख के बैठे हैं, तो राजा बनना है तो भाई पढ़ना तो होगा। इसीलिए जो एनआरसी है इसी को लेकर मुसलमानों को डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे भारत में सीए लागू हो गया है, अब इसके बाद भारत सरकार धीरे धीरे इस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लागू करेगी और इसमें ये करेगी कि कितने लोग हैं। फिर इसमें एनआरसी के जरिए भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी। और इसमें ज़्यादातर कौन आएंगे, रोहिंग्या मुसलमान आएंगे, जो बांग्लादेश से भाग के आए या पाकिस्तान से भागकर मुसलमान आए, अफगानिस्तान से भागकर मुसलमान आए हैं, इन लोगों की पहचान कर ली जाएगी। और देश की नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तें पूरा करना होगा या ज़रूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। और मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके का मानना है कि सीएए लागू होने के बाद एनआरसी को लाया जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय की नागरिकता को संकट में या नागरिकता को लेकर संकट पैदा कर सकता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आश्वस्त करना चाहूँगा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें अमित शाह की बातें की गई थी। अमित शाह ने इसमें कहा था कि एनआरसी हम अगर कभी करवाएंगे भी तो एनआरसी करवाने के बाद जिनके पास कागज़ नहीं है उनके लिए भी हम कोई व्यवस्था करेंगे। ऐसा सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम सबको भगा देंगे। वो ये कह रही है कि हम उनके लिए व्यवस्था, सरकार ये चाहती है कि उसके देश में कितने लोग हैं, कौन हैं, बाहर के कितने लोग हैं। और ये ज़रूरी भी है। आपके घर में कोई आकर रह रहा है और आपको पता ही नहीं है, मान लीजिए आपका अपना घर है और आपके घर में 5 लोग रहते हैं और 4-5 लोग एक्स्ट्रा आ गए आपके घर में आकर रहने लगे और आपके सारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और आप उनके बारे में जानते भी नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति आकर रह रहा है, तो आप उसके लिए पूछेंगे ना, भाई तुम हो कौन, कहाँ के हो, कागज़ दिखाओ। अगर कागज़ नहीं दिखा पा रहा है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ निकालेंगे। अगर वो कहीं से प्रताड़ित या परेशान होकर आया है तो उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे और उसकी पहचान करके फिर उसे आगे रहने के लिए व्यवस्थाएं दे देंगे। वही काम भारत सरकार कह रही है कि हम पहचानेंगे, फिर उसके बाद उनके लिए जो व्यवस्थाएं होंगी, अगर उनके पास कागज़ या उनकी पहचान नहीं है तो हम उसको कोई ना कोई उसके लिए प्रावधान लेकर आएंगे। ऐसा एक मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था, ठीक है। और इंटरनेट पर मौजूद है, मीडिया रिपोर्ट में भी है, उनको जाकर आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान बहुत सारी बातें हुई जिनमें ये तक कहा गया, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे थे तुषार मेहता कि हमें 4 हफ्ते का समय दीजिए, सीजीआई ने नहीं दिया। और इसी में बात की जाए तो 237 याचिकाओं पर दाखिल चीज़ों में 20 याचिकाएं ऐसी थी जो रोक लगाने की बात कर रही थी और बहुत कुछ मामले इसमें थे जिनमें चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। बस आप मोटा मोटा ये जानिए कि सरकार को जवाब देने के लिए कह दिया गया है और इसमें स्टे पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया जाता है और 8 अप्रैल तक एक एफिडेविट फाइल देने की बात की गई है और इस तरह से 9 अप्रैल को सुनवाई से पहले जरूरी बातों को सुन लेने की बात की गई है। असम और त्रिपुरा से जुड़ी याचिकाओं में अलग से नोट दिया जाएगा, ऐसा सीजीआई ने कहा। और याचिकाकर्ताओं ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है। इस प्रकार से ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं, तो ये चीज़ें निकल के चल रही हैं और जिस पर हमने अपने डिटेल से चर्चा कर ली है। अमित शाह का जाते जाते हम एक और बयान सुना देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय जब 11 मार्च को ये सारी भारत सरकार द्वारा इसलिए लगाया गया था, तो 12 मार्च को एक केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के विभाग से सूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों को किसी भी स्थिति में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। इससे उनकी नागरिकता और समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे भारत में रहने वाले हिंदुओं की तरह ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें उसमें कही गई थी। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं सीएए के बारे में,
कि क्या सीए से भारतीय मुसलमानों को खतरा है या नहीं खतरा है। साथ ही साथ नेशनल रजिस्टर पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।